नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5B का हिंदी का पाठ 18 चुनौती हिमालय की पढ़ेंगे। ये हमारी हिंदी की किताब का आखिरी का पाठ है। 18 चुनौती हिमालय की। चुनौती का मतलब होता है चैलेंज। जैसे कोई हमको चैलेंज देता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? चुनौती। तो हिमालय की चुनौती है यहाँ पर कि किस तरह हिमालय पर्वत पर जाने के लिए हमको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हिमालय क्या है? हिमालय हमारा एक देश का एक पर्वत है, पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से होकर मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप मतलब जो होता है ना, उस तरह की आकृति के को बनाता है। यह लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ पर्वत है हिमालय। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक के जो एरिया जाता है ना, उधर ये हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे। जवाहरलाल यहाँ पर कौन है? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो हिमालय पर्वत की चढ़ाई करेगा, मतलब उस पर चढ़ेगा। तो यहाँ पर जवाहरलाल एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। तो जोजिला पास से आकर चलकर जवाहरलाल मतायन पहुँचे, जिस जगह का नाम है जोजिला और मतायन। तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं ना, श्रीनगर हुए, जम्मू कश्मीर हुए, तो वहाँ पर जो लोग वाकिफ़ होते हैं उस जगह से, तो वो हमको गाइड करते हैं, वो बताते हैं। तो उसी तरह एक कुली था, तो उसने बताया साहब का मतलब होता है साहब मतलब उसकी देसी भाषा में वो बोल रहा है, उसके लैंग्वेज में वो बोल रहा है। तो उसने बताया सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। किशन यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। उन्होंने जवाहर से बोल रहे हैं, साहब रास्ता बहुत लंबा है और चढ़ाई भी बहुत है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा कितनी दूर है? 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। 8 मील साहब, मतलब सुनने में तो 8 मील कोई ज़्यादा नहीं रहता, पर जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना बच्चों सीधा, तो वो भी बहुत कठिन होता है। प्लेन सड़क पर तो कोई भी चल सकता है, पर पहाड़ पर आप देख रहे हैं ना, इस तरह पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। मतलब एक क्वेश्चन होता है ना कि आप चलोगे क्या, उस तरह उसने अपने भाई से कहा। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। दोनों भाई क्या कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। लद्दाख जो सबसे ठंडा एरिया होता है, जहाँ हमेशा -डिग्री टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है, तो वो वहाँ पहुँच गए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? लद्दाख से आगे क्या है? अमरनाथ की गुफा है। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। शायद उनको चैलेंज करना और इस तरह से जाना अच्छा लगता होगा, इसलिए उनको अच्छा लगा कि मैं भी यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। मतलब ये किशन जो था वो भेड़ चराने का काम करता था। भेड़ चराने वाले क्या बोलते हैं? गडरिया। तो उसने कहा मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था, क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ बर्फ़ और पहाड़ के सिवा कुछ नहीं दिखता और चट्टान दिखती हैं। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। मतलब जो सुबह सुबह जब बर्फ़ पे धूप पड़ती है ना, तो एकदम बहुत अच्छी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत को हम हिमालय पर्वत चोटी भी कहते हैं, तो उसके ऊपर ऐसी चमक रही थी जैसे उसका मुकुट लगा हो। स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेली आपस में रगड़ कर गर्म की। देखते ना हम ठंडे में हथेलियों को, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो उससे थोड़ा गर्माहट आती है। तो उसी तरह उसने अपनी हथेलियाँ गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए।
ठीक है। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार नहीं करते, मतलब जवाहर को तो जाना ही था, हिमालय पर्वत पर चढ़ना था। बच्चे जब पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो हर कोई नहीं चढ़ पाता, उसमें विशेष एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ना मामूली बात नहीं होती। उसमें बहुत अंदर से स्ट्रांग भी होना चाहिए, जब ही चल पाते हैं। तो जवाहर को तो चढ़ना था, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार करी। भाई किशन और खुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। अब सब लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से रस्सी से अपने आप को बांध लिया ताकि कोई गिरे ना, वो गिरे तो दूसरे को पता चल जाए। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। अब किशन गडेरिया जो था उसको उस इलाके का सब पता था, तो वो गाइड बन गया था, उनको बता रहा था जगह के बारे में। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। अब उनको तो लगा 8 मील बहुत है, कम है, तो उन्होंने कहा बस 8 मील तो चढ़ नहीं है। ये देखिए चित्र में चढ़ रहे हैं ना, देखो कैसे खड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने ऐसा लगा कि 8 मील तो बहुत कम है, तो हम तो यूं ही चढ़ जाएंगे, पर पता नहीं था कि ये प्लेन रास्ता नहीं है, चढ़ा वो पहाड़ है। ठीक है, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो बच्चों पहाड़ी पहाड़ होते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधों का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, और सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी भर देती, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था, बर्फ़ के सिवा, और अच्छी फ्रेश ताज़ी हवा वहाँ पर आ रही थी, क्योंकि कुछ भी वहाँ पर नहीं था जिससे प्रदूषण हो या कुछ भी हो, तो साफ़ सुथरी हवा अच्छी आ रही थी। जवाहरलाल बढ़ते चढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब पहाड़ पर चढ़ते हैं ना बच्चों, तो ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो सांस फूलने लगती है, और कभी कभी तो नाक से खून भी आ जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एकदम ठंडी जगह को सहन नहीं कर पाता है। मांसपेशियां तक तनाव में हो जाती है, जैसे फूलने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियां तक फटने का डर हो। तो इस तरह उनको भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि सांस फूलने लगी ऊपर जाकर। एक कुली की नाक से तो खून बहने लगा, देखिए, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, 50% लोगों के तो नाक से खून बहने लगते ही हैं। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हूँ। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, फिर भी वो बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई। अब बर्फ़ गिरती है तो फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया, क्योंकि जब सीधी चढ़ाई चढ़ेंगे तो पैर तो स्लिप होना ही है। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवी देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। क्या हुआ, चढ़ते चढ़ते एक मैदान दिखा उनको। ठीक है, प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ कितनी ऊंचा है? 16,000 फीट। ठीक है, अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती, क्योंकि उनको तो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, हिमालय पर्वत पर चढ़ना ही था, तो वो चढ़ते जा रहे थे। हिमालय चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। अब कुली को लगा कि भी कि पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और थक भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा सर हम तो वापस लौट चलते हैं। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं, जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको तो चढ़ना था। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चढ़ो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कहकर अब क्या है कि आधे मील का सब मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुल्लू को शायद किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे।
दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था, क्योंकि उस पर बर्फ जमी थी ना, तो उसके कारण मैदान प्लेन दिख रहा था, पर अंदर से वो बहुत ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनको तो अच्छा लग रहा था चढ़ने में, क्योंकि उनको तो हिमालय पर चढ़ना था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी, क्योंकि बर्फ में सब क्या है कि प्लेन दिख रहा था, पर अचानक हम जाते तो हमको दिख नहीं रहा था कि गड्ढे हैं कि खाई है कि क्या है। तो एकदम एक मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। एक खाई दिखी, मुंह फाड़े निकलने के लिए मतलब बहुत बड़ी खाई थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। किशन जो नाम का गडरिया वो चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था और ये लोग चिल्ला रहे थे। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे, क्योंकि चारों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध कर रखा था। तो जवाहरलाल हवा में, रस्सी लंबी ही होगी तो वो हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। अब 3 जो ऊपर थे वो रस्सी से बंधे थे और एक जवाहर नीचे लटक गए थे। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दी। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहे ना, भाई ने हिदायत दी। जवाहर का जो भाई था ना, चचेरा भाई, उसने कहा। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। अब अपने आप को बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। आवाज़ इसलिए गूंजती है मैदानी इलाकों में, क्योंकि किसी की आवाज़ नहीं आती, ना तो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ना यातायात के साधन होते, बिल्कुल शांति रहती, इसलिए जो हम बोलते हैं तो वो वहाँ पर गूंजता है। टकरा टकरा कर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। उनको ऐसा लगा ज़्यादा नीचे मैं नहीं गिरा हूँ, तो वो घबराए नहीं। घबराना मत, जवाहर भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन काँप जाते। अब उनको डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, तो वो बड़ी हिम्मत करके और कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी। अब बर्फ़ थी, एक तो हाथ ठंडे थे और बहुत देर से रस्सी पकड़ी थी, तो हाथ भी कटने लगे। जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। अब पहले तो उन्होंने हिम्मत करके नीचे नहीं देखा, पर जब ऊपर चढ़ गए, जब उन्होंने नीचे देखा तो खाई बहुत गहरी थी। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साफ चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, क्योंकि जो बर्फ़ से ढकी हुई थी दिख तो है नहीं रही थी, तो आगे चल के और भी ज़्यादा थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अपना अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आगे रिस्क बहुत था। अभी तो वो बाल बचे थे, आगे चल के पता चले बचे ना, गिर जाते कुछ भी, तो इसलिए उन्हें लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहेंगी। ये कहानी लिखी है सुरेखा पड़ंदीकर ने। ठीक है, ये हमारा भारत का क्या है, नक्शा है। इसमें ये देखिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये है ना, इसके आगे है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, ये नेपाल से होता हुआ गया, हमने आप लोग को बताया था ना। इस तरह आप हमारे देश के नक्शे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अमरनाथ गुफा बच्चों बहुत दूर है, पर इसमें जो शिवलिंग बनता है वो बर्फ ही बर्फ से बन जाता है,
और ये श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर 3,888 मीटर यानी 17,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ। तो इसको हर कोई नहीं जा सकता और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब अगली वीडियो हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।